इस वॉर ने भारत के सबसे महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक की किस्मत का फैसला कर दिया था। ये युद्ध 261 BC में लड़ा गया था। हेलो गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश के राजा मगध में राज करते थे। तो उनके जो राजा थे उन्होंने एक बार चाणक्य का अपमान करके उन्हें मगध से बाहर निकाल दिया था। उस समय चाणक्य ने कसम खा ली थी कि वो इस वंश का खात्मा कर देगा, जिसके चलते उसने चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया। चाणक्य का एक सपना था कि अखंड भारत का निर्माण किया जाए। अखंड भारत क्योंकि जो 326 BC के समय में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, वो विश्व विजेता बनने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि उस समय जो पंजाब के राजा थे पोरस, उनने इसमें उसको कामयाब नहीं होने दिया था कि वो भारत को जीत सके। पर चाणक्य को उस समय से डर ज़रूर था कि बाहर के आक्रमणकारी भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं, जिसके चलते उसने अखंड भारत का निर्माण करने का सोचा। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी ट्रेंड हो चुका था। फिर युद्ध होता है उसके बाद और राजा को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का राजा बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का राजा बन के काफ़ी एरिया, जो भारत का काफ़ी एरिया था, उसको जीतता है। पर बहुत सा एरिया बचा भी रहता है। जो बचा हुआ कुछ एरिया रहता है उसमें से कुछ एरिया को उसका बेटा बिंदुसार जीतता है। और बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक। सोर्सेस से पता चलता है कि बिंदुसार सम्राट अशोक को पसंद नहीं करते थे। वो अपने बेटे सुसीम को वहाँ का राजा बनाना चाहते थे, पर सम्राट अशोक ने अपने सारे भाइयों की हत्या करके राज को दोबारा जीत के वहाँ के राजा बने। और इन सब चीज़ों में उनकी हेल्प चाणक्य के शिष्य राधागुप्त ने करी। राजा बनने के बाद सम्राट अशोक ने ऑलमोस्ट पूरे भारत को जीत लिया था। उस समय भारत में पाकिस्तान भी शामिल था, नेपाल भी शामिल, पूरा एरिया उसने कैप्चर कर लिया था। पर एक एरिया तब भी बचा हुआ था जिसे हम अभी उड़ीसा कहते हैं। उस समय उस एरिया को कलिंग कहा जाता था। उस एरिया को जीतने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कोशिश की, बिंदुसार ने भी कोशिश की, पर कोई उसे जीत नहीं पाया था। तो सम्राट अशोक ने बोला, इसे तो मैं जीत के रहूँगा। अब किसी भी चीज़ को अगर खुद में मिलाना है तो उसका सिर्फ यही रास्ता नहीं है कि उस पर हमला कर दो, आक्रमण कर दो। उन्होंने पहले डिप्लोमेट्स के रास्ते अपनाए, उनसे बातचीत करना सही समझा। इसके चलते उन्होंने कलिंग में संदेश पहुंचाया कि आप हम में आके जुड़ जाइए और हमारे अंडर में जैसे बाकी के राज्य काम कर रहे हैं वैसे आप भी काम करिए। और कलिंग को जब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाए थे, बिंदुसार नहीं जीत पाए थे, तो कुछ तो बात थी उसमें। कलिंग की अपनी अलग सेना थी, नेवी थी, और कलिंग को जीतना इतना आसान भी नहीं था। तो कलिंग के राजा ने सम्राट अशोक की बात मानने से मना कर दिया। और जब ये मना किया तो सम्राट अशोक के पास एक ही ऑप्शन बचा, युद्ध करने का। अपनी लाखों की सेना लेके 261 BC में सम्राट अशोक ने कलिंग में चढ़ाई कर दी और फिर युद्ध शुरू होता है। लेकिन जितना सम्राट अशोक सोचे थे उतना आसान नहीं था ये युद्ध जीत पाना। तो ये युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला और फिर एक समय ऐसा आया कि कलिंग के जितने भी पुरुष थे सबको मार दिया गया। चारों तरफ खून ही खून है। कलिंग में कोई पुरुष नहीं बचा था जीवित जो युद्ध कर सके, इतनी हिंसा हुई थी। उसके बाद भी जब राजा अशोक महल में अंदर जाते हैं हमला करने के लिए, तो सीन ये बनता है कि वहाँ के लेडीज़, जो जितने लोग मरे थे उनकी जो वाइफ थी, वो हथियार उठा लेती हैं युद्ध करने के लिए। तो सम्राट अशोक सोचते हैं कि अब ये करेंगे कि मतलब महिलाओं से युद्ध करेंगे क्या। और ये सब चीज़ें देखकर, चारों तरफ खून देखकर, इतनी हिंसा देखकर, जो लोगों का दुख था उसको महसूस कर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और उस समय कुछ बौद्ध भिक्षुक वहाँ से निकलते हैं तो वो उनको समझाते हैं कि ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए, जिससे मैनिपुलेट होकर बहुत ही जल्दी इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक कसम खा लेते हैं कि अब वो कभी युद्ध नहीं करेंगे और अपना राज्य जितना है वो शांति से चलाएंगे। ये युद्ध तो सम्राट अशोक जीत गए थे, पर जो उनकी इस युद्ध से पहले की छवि थी कि काफ़ी क्रूर राजा, वो पूरी बदल चुकी थी इस युद्ध के बाद। सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कराकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अभी जो सांची का स्तूप है ये भी सम्राट अशोक ने ही बनवाया है। और काफ़ी जगह वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने लग गए। जैसे आप शिलालेख देखे होंगे, कई जगह स्तंभ मिलते हैं, अशोक स्तंभ जिसको कहते हैं। वो सभी चीज़ प्राकृत भाषा में लिखी हुई है और सम्राट अशोक ने लगवाई है। और इन्होंने इस धर्म को सिर्फ भारत तक ही नहीं रखा, इन्हें श्रीलंका भी भेजा, यूरोप में भी भेजा। ये चाइना जो आज बौद्ध धर्म अपना के रखा है, बौद्ध धर्म हमारे देश से ही निकला है। लुम्बिनी नेपाल में अभी पहले इंडिया का ही हिस्सा था। और इस युद्ध के बाद उन्होंने एक शिलालेख कलिंग में लगवाया और उस शिलालेख में उन्होंने माफ़ी मांगी है
वहाँ की जनता से उस कलिंग वॉर के लिए। तो ये थी स्टोरी कलिंग वॉर की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।